हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का व्याकरण, जिसमें हम 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक और वीडियो आ चुका है आपकी हिंदी व्याकरण का, जिसमें आप 7 टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण के 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वो सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टूडेंट, 7वें टॉपिक में आपका पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, तो इसको आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीपली से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से समझा दिया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जाकर के जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये जो आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी, ठीक है, उसका आपको अर्थ लिखना होगा और उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है आंखों का तारा होना, तो इसका आपको अर्थ लिखना है और आपको एक वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। आंखों का तारा होने का मतलब हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अत्यंत प्रिय होना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। आपको ब्लैक पेन से पहले हेडिंग डालने हैं, उसके बाद आपको ब्लू पेन से उसका अर्थ लिख देना है। ठीक है, अब उसको आपको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, आपको इसको नहीं वाक्य में प्रयोग करना है, आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो आंखों का तारा होना कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। ठीक है, आंखों के तारे थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने राम कौशल्या लिया है, यहाँ पे आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, मतलब किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर राम कौशल्या ही लें। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आंखों के जो तारा है ये शब्द जो है ये इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको इसमें मिला करके लिखना होता है। तो आपको ऐसा वाक्य बनाना होता है जो कि उस वाक्य में ये आना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत मोल लेना। तो ये हो जाएगा आपका मुसीबत मोल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका अर्थ आपको लिखना है। अब इसे आप वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं रवि ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे रवि ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो इस तरीके से जो है आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका अर्थ आपको क्या लिखना होगा, इसका अर्थ है योग्यता न होने पर बहाने बनाना। तो ये हो जाएगा आपका योग्यता न होने पर
बहाने बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है योग्यता न होने पर बहाने बनाना। तो यहाँ पे आप वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे निशांत से गणित का एक प्रश्न हल न हो पाया तो वह कहने लगा कि कलम ही ठीक नहीं चल रही है, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस तरीके से आप इसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि ये लोकोक्तियां हैं। तो आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मुहावरे और 2 लोकोक्तियां दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक मुहावरा और एक लोकोक्तियां किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्तियां दोनों बता रही हूँ, तो ये लोकोक्तियां है इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे निशांत से गणित का एक प्रश्न हल न हो पाया तो कहने लगा कि कलम ही ठीक नहीं चल रही है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, इसी को कहते हैं नाच न इसे आप क्या कहेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसी तरीके से लिखा करिए। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 लोकोक्तियां और मुहावरे और बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मुहावरे और लोकोक्तियां देखने को मिलेगी, तो आप इसी तरीके से हल करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का पहला क्वेश्चन क्या है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, इति प्लस आदि। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट, संधि विच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर प्रिपेयर करना है। 100% ये पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको जितना ही बताया जा रहा है आप लोग इसे प्रिपेयर कर लिया करिए। ठीक है, आगे देखिए, नयनम का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ने प्लस एनम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका क। तो इसको आपको इसी तरीके से चयन करके आपको लिखना होगा। ठीक है, कुछ बच्चों को संधि विच्छेद करने में दिक्कत होती है, तो टेंशन नहीं लेना है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट संधि विच्छेद है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, हिंदी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, जयति का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे सिखा नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। सिखाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जयति का संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क विकल्प है, ख, ग, घ। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग, जे प्लस अति। ठीक है, जे प्लस अति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चयन करना होगा। तो ये आपका संधि विच्छेद था, 3 क्वेश्चन। आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभक्ति और वचन। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए किस तरीके से पूछेगा। यहाँ पे आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और वहां पे पूछेगा कि कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो बताइए। तो वहां पे आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आत्मनि जो है ये कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क नंबर विकल्प दिया गया है सप्तमी विभक्ति एक वचन, ख नंबर विकल्प है छठी विभक्ति द्विवचन, और ग नंबर विभक्ति है पंचमी विभक्ति बहुवचन, और घ नंबर विकल्प है प्रथम विभक्ति द्विवचन। ठीक है, ये प्रथमा है यानी कि प्रथम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मानी कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो ये सातवीं विभक्ति और एक वचन है। तो इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका क नंबर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका जगत। ये
कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है तृतीय विभक्ति एक वचन, ख नंबर विकल्प है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ग नंबर विकल्प है तृतीय विभक्ति बहुवचन और घ नंबर विकल्प है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है घ सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चयन करना है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, सरिताम कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ख नंबर विकल्प है छठी विभक्ति बहुवचन, ग नंबर विकल्प है चतुर्थ विभक्ति एक वचन, घ नंबर विकल्प है पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि छठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये विभक्ति और वचन था, मैंने 3 क्वेश्चन बताया। ठीक है, आगे का नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चौथा टॉपिक है शब्द युग्म। तो शब्द युग्म जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है, सुत सूत। क्या है, सुत सूत। तो इसको आपको कैसे चयन करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो सुत दिया है इसका अर्थ मतलब पहले दिया है तो पहले होगा, और यहाँ पे ये डैश है ये और में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो सूत है इसका भी अर्थ पीछे दिया रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे है वैसे ही इसका अर्थ दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपका क नंबर विकल्प है पुत्र और पिता, ख नंबर विकल्प है पुत्र और सारथी, ग नंबर विकल्प है पुत्र और माता, घ नंबर विकल्प है पुत्र और पत्नी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सूत का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, और सूत का मतलब होता है सारथी। तो यहाँ पे आपको पुत्र और सारथी कहाँ दिख रहा है, तो यानी कि ये ख नंबर में दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पंथ और पथ। तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है पथिक और रास्ता, ख नंबर विकल्प है संप्रदाय और मार्ग, ग नंबर विकल्प है चलना और बैठना, घ नंबर विकल्प है मार्ग और कार्य। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पंथ मतलब होता है संप्रदाय और पथ मतलब होता है मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख यानी कि संप्रदाय और मार्ग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नियत और नियति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है निश्चित और भाग्य, ख नंबर विकल्प है आदत और भाग्य, ग नंबर विकल्प है प्रकृति और गणना, घ नंबर विकल्प है आदत और गणना। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए नियत का मतलब होता है निश्चित और नियति का मतलब होता है भाग्य। तो यहाँ पे देखिए नियत का मतलब दिया है निश्चित और इसको और में चेंज कर दिया गया है, और नियति का मतलब भाग्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क। तो इसी तरीके से ये आपका शब्द युग्म था। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शब्द अर्थ। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 शब्द दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2 शब्द के 2 अर्थ लिखने होंगे। मतलब एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखना होगा। ठीक है, तो 2 शब्द के 2 अर्थ लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 शब्द लिए हैं। ठीक है, और तीनों शब्द के 3-3 अर्थ लिखे हैं, लेकिन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 2 शब्द के 2-2 अर्थ लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चपला जो है इसका अर्थ हो जाएगा लक्ष्मी, बिजली और चंचल स्त्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, पतंग। पतंग का अर्थ हो जाएगा सूर्य, पक्षी और विष्णु। तो यहाँ पे आपको 3 अर्थ बताया जा रहा है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में 2 को लिख सकते हैं, किसी को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विधि। इसका क्या अर्थ होगा, अर्थ हो जाएगा इसका भाग्य, विधाता और कानून। तो यहाँ पे 3 अर्थ बताए जा रहे हैं आपको 2 को ही लिखना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो है आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही आपको उत्तर बता दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे जान सकते हैं, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम क्या कहेंगे, उसे अकल्पनीय कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकल्पनीय कहेंगे। तो ऐसे ही आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, किसी एक विकल्प को आपको चयन करना होगा जो सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अकल्पनीय। तो ये आपका क नंबर जो है वो सही है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है शत्रुहीन, ख नंबर विकल्प है अजात शत्रु, ग नंबर विकल्प है मित्रवान, घ नंबर विकल्प है श्रेष्ठ मनुष्य। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका
ख नंबर यानी कि अजात शत्रु। तो जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसे हम अजात शत्रु कहेंगे। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दो तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, आपको एक शब्द दे दिया रहेगा, उसके लिए आपको 4 विकल्प दे दिए रहेंगे जिसको आपको चयन करके लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है जिसमें आपको 3-4 शब्द दे दिए रहेंगे और उसका आपको एक अर्थ लिख देना होगा, वहां पे आपको विकल्प नहीं दिए रहेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से पूछ सकते हैं, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है, तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जो पढ़ना लिखना जानते हो उसे हम क्या कहेंगे। जो पढ़ना लिखना जानते हो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम साक्षर कहेंगे। तो उसे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा साक्षर। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, जिसे पढ़ना लिखना आता है यानी कि जो पढ़ना लिखना जानता है उसे हम साक्षर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सदा सत्य बोलने वाला। मतलब सदा सत्य बोलने वाले को हम क्या कहेंगे, सदा सत्य बोलने वाले को हम सत्यवादी कहेंगे। क्या कहेंगे, सत्यवादी कहेंगे। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरीके से पूछे तब भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर इस तरीके से पूछे तब भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ये आपका लास्ट टॉपिक है, वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन मतलब क्या, वाक्य संशोधन मतलब आपको परिवर्तन कुछ करना होता है। ठीक है, तो वाक्य तो आपको गलत तो दिया नहीं रहेगा, अगर गलत दिया है तो आप उसमें सुधार करिए। लेकिन अगर इसमें कुछ गलत ही नहीं दिया है, जैसे कि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो इसमें गलत क्या है, तो गलत मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे आपको संशोधन करना है, कुछ इसमें बदलाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो इसमें आप संशोधन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि गौतम की पत्नी क्या थी, अहिल्या थी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए गौतम की पत्नी ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पुराने बातों को भूल जाओ। पुराने बातों को भूल जाओ, तो इसमें आप कैसे संशोधन करेंगे, इसमें आपको लिखना है पुरानी बातों को भूल जाओ। किसकी बातों को, पुरानी बातों को। तो यहाँ पे आप लिखिए पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ। ऐसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब चल लेना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें परिवर्तन करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा। तो अब चल लेना चाहिए का अब क्या हो जाएगा, अब चलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है अब चलना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका 7 टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको इसमें 7 टॉपिक बताए हैं और 22 क्वेश्चन को बताए हैं। ठीक है, तो आप 22 क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये 22 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आप लोग फर्स्ट वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इस वीडियो को जाकर के जरूर से देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।